फतेह बहादुर सिंह जी, श्री राम चौहान जी, महेंद्र पाल सिंह जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, श्री विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, गोरखपुर महोत्सव में उपस्थित सभी स्थानीय स्तर के और देश के सभी प्रख्यात कलाकार, अलग अलग विधाओं से जुड़े हुए सभी प्रतिभागीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मुझे बहुत अच्छा लगा कि 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव का आयोजन पूरी भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ आयोजित होकर के आज अपने समारोह की ओर चल रहा है। मैं सबसे पहले आयोजन समिति को इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज 12 जनवरी है। 12 जनवरी वैश्विक पटल पर भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक छवि को, भारत की आध्यात्मिक विरासत को, सनातन धर्म की वैदिक परंपराओं को स्थापित करने वाले स्वामी विवेकानंद की पावन जयंती और इस अवसर पर, इस महोत्सव के साथ हम सभी को जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। महोत्सव के पीछे भी यही उद्देश्य होता है। याद रखना, हम सबको इस बारे में कभी भी विस्मृत नहीं करना चाहिए कि हमारे संस्कारों की आत्मा है संस्कृति। संस्कृति की आत्मा है लोक परंपरा, लोक गाथाएं, और यह भी हमें विस्मृत नहीं करना चाहिए कि संस्कृति के अभाव में कोई राष्ट्र लंबे समय तक अपनी जीवन यात्रा को आगे नहीं बढ़ा सकता। यानी राष्ट्र की संजीवनी होती है लोक परंपरा और लोक गाथा। लोक परंपरा को, लोक गाथाओं को, लोक गायन को, लोक कलाकारों को इस प्रकार के कार्यक्रमों और महोत्सव के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म प्राप्त हो, वे अपनी प्रतिभा के बारे में, लोक परंपराओं की जानकारी वर्तमान पीढ़ी को दे सकें, उनको आगे बढ़ा सकें। यह महोत्सव के पीछे का उद्देश्य है। याद रखना, भारत की जो धरोहर है वह वेदों की परंपरा में है। वेदों की परंपरा गद्य में है तो पद्य में भी है, सामवेद गायन में ही है, और गायन की ये परंपरा हजारों वर्षों की विरासत का हिस्सा है। लेकिन साथ साथ गायन, वादन, नृत्य, नाटक, इन सभी विधाओं को समाहित करने के साथ ही महोत्सव का उद्देश्य स्थानीय नौजवानों को, कलाकारों को
कलाकृतियों को, किसानों को, उद्यमियों को और समाज से जुड़ी हुई उन विभूतियों को जिन्होंने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से समाज के लिए कुछ योगदान किया है, उनको प्रोत्साहित करना, उनको एक मंच उपलब्ध कराना, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, ये सभी कार्यक्रम एक साथ चले और उस कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ये मुझे प्रसन्नता है कि लगातार 8वें वर्ष में भी गोरखपुर महोत्सव 2018 से लगातार पिछले 7 बारों की तरह ही इस बार सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचते हुए आज यहां पर पहुंचा है। गोरखपुर नाम से ही पता लग जाता है, महायोगी भगवान गोरखनाथ की पावन साधना स्थली है। गोरखपुर भारत की धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा की एक महत्वपूर्ण भूमि है, लेकिन साथ साथ 1923 से गीता प्रेस के माध्यम से भारत के साहित्य, धार्मिक साहित्य का एक प्रमुख केंद्र भी है। गोरखपुर के पास ही कुशीनगर, भगवान बुद्ध की महान निर्वाण स्थली कुशीनगर भी है। सूफी संत कबीरदास की महानिर्वाण स्थली मगहर भी है। गोरखपुर के आसपास भारत की प्राचीन विरासत के प्रतीक वे सभी स्थल हैं। कभी अपनी लेखनी के माध्यम से कथा सम्राट के रूप में विख्यात मुंशी प्रेमचंद ने गोरखपुर को अपनी कर्मस्थली बनाया था। कभी गोरखपुर में फिराक गोरखपुरी ने अपनी जन्मभूमि होने का सौभाग्य इसी गोरखपुर को है। वैश्विक मंच पर भारत की आध्यात्मिक विरासत को योगानंद परमहंस ने इसी गोरखपुर में जन्म लिया था और यही गोरखपुर है जहां 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में ब्रिटिश हुकूमत की चूलों को हिलाने वाले शहीद बंधु सिंह की जन्म और कर्मभूमि भी यही गोरखपुर है। यही गोरखपुर है जिसने राम प्रसाद बिस्मिल के शौर्य को देखा है। इसी गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल को देश की आजादी के उस आंदोलन में काकोरी ट्रेन एक्शन के लिए फांसी की सजा दी गई थी और इसी गोरखपुर जेल में जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से पूछा गया कि अंतिम तमन्ना क्या है, तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने एक ही बात कही थी कि इस भारत वर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। बहनों और भाइयों, ये वही गोरखपुर है जिसने एक छोटे से गांव से अपनी यात्रा प्रारंभ की, एक छोटी सी धूनी से अपनी यात्रा प्रारंभ की। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर बिहार का एक प्रमुख महानगर के रूप में उभर करके विकास के नित नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। याद रखना, सरकारें विकास कराएंगी, उस विकास की यात्रा के साथ सहभागी बनना हम सबका दायित्व बनता है, समाज का दायित्व बनता है। सरकार विकास कराती है तो उसके संरक्षण के लिए समाज को भी आगे आना होगा, उसका अनुगामी बनना होगा, उसमें सहभागी बनना होगा और उसी सहभागिता के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपने देखा होगा गोरखपुर गौरव से इस बार 5 अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए महानुभावों को स्पोर्ट्स से भी थे, शिक्षा से भी थे,
चिकित्सा सेवी थे, प्रगतिशील किसान सेवी थे, समाज के अलग अलग तबके से जुड़े हुए ऐसे 5 महानुभावों को इस मंच पर बुला करके सम्मान करके गोरखपुर गौरव से विभूषित किया गया, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में गोरखपुर को प्रदेश में, देश में, दुनिया में एक सम्मान दिलाने का काम किया है। मैं इन सभी को यहां पर इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। गोरखपुर गौरव का सम्मान जिन्हें प्राप्त हुआ है, उन्हें मैं इस अवसर पर उनका स्वागत करता हूं। मैं इस अवसर पर उन सभी कलाकारों का, उन सभी महानुभावों का, जिन्होंने पिछले 3 दिवस के कार्यक्रम के साथ जुड़ करके भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक बन रहे गोरखपुर महोत्सव को सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए अपना योगदान किया है। और मैं चाहूंगा जितने भी लोग इस महोत्सव के हिस्से बने, जो एग्जीबिशन आई है, इस एग्जीबिशन को जरूर एक बार देखें। क्या क्या गोरखपुर में, कहीं टेराकोट का सामान होगा, कहीं पे शहद उत्पादन के साथ जुड़े हुए लोग होंगे, कहीं पे एफपीओज कैसे अन्नदाता किसानों की आमदनी को बढ़ाने में सहायक हो सकता है। और पहली बार महोत्सव में नेशनल बुक ट्रस्ट ने एक बुक फेयर का भी आयोजन किया है युवाओं के लिए। याद रखना, अच्छी पुस्तकें आपकी सच्ची मित्र होती हैं, और सच्चे मित्र हैं अच्छी पुस्तकों का खरीदना, गिफ्ट में अपने दोस्तों को देना, अपने मित्रों को देना। अपने किसी बच्चे के जन्मदिन पर जा रहे हैं तो अच्छी पुस्तक उसकी रुचि के अनुसार जो उसके विकास में योगदान दे सकती हो, उस कार्यक्रम के साथ उसको जुड़ेंगे तो इसके प्रकाशन में एक गति आएगी। पढ़ने लिखने की परंपरा कम हुई है, कालजयी कृतियां मिलना कठिन होता है, लेकिन फिर भी जो प्रकाशन हो रहा है, अगर हम उसको प्रोत्साहित करेंगे तो यह और अच्छा प्रकाशन आने वाले समय में हमारे सामने आएगा। और ये बुक फेयर भी पहली बार इस महोत्सव में देखने को मिल रहा है। और भी स्थानीय स्तर पर जुड़े हुए तमाम ऐसे कार्यक्रम इस आयोजन के साथ जुड़े हैं, और मुझे तो प्रसन्नता है, अच्छे अच्छे कलाकार आए थे। मुझे समय नहीं मिल पाया, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही गोरखपुर पहुंचा हूं, लेकिन अन्यथा 3 दिन मेरी रहने की इच्छा थी कि इस कार्यक्रम में रहूं, गोरखपुर के बारे में, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को मंचीय कार्यक्रम के माध्यम से देखूं, समझूं, और उसके लिए कहां पर सरकार के स्तर पर कौन सा प्रोत्साहन हो सकता है, उसके बारे में भी हम योगदान दे सकेंगे। इस बात को लेकर के हम यहां के साथ जुड़ेंगे। लेकिन आयोजन समिति से जुड़े हुए सभी लोगों ने मिलकर के इसको एक नई ऊंचाइयां देने का काम किया है। इस समय इतनी भीषण सर्दी में भी ये हजारों की भीड़ इस बात को लेकर के कि महोत्सव है, हम इसका हिस्सा बनेंगे, यह प्रोत्साहन अत्यंत महत्वपूर्ण है। 12 जनवरी को इसका समारोह इसलिए भी हो रहा है क्योंकि कल पौष पूर्णिमा है। कल से इस 2025 12 वर्ष के बाद आने वाला, और इस बार तो 144 वर्ष के बाद विशिष्ट मूर्ति के साथ जुड़ने वाला महाकुंभ प्रयागराज कल से प्रारंभ हो रहा है, प्रयागराज की धरती पर। यानी 13 जनवरी से 26 फरवरी तक 45 दिन का यह भव्य आयोजन कल से प्रारंभ होने जा रहा है। आप याद करिए, इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ की आबादी आएगी। 40 करोड़ लोग, 40 करोड़ श्रद्धालु, साधु संत, देश और दुनिया के अतिथि वहां सहभागी बनने जा रहे हैं। 40 करोड़ की आबादी दुनिया के अंदर भारत और चीन के बाद किसी और देश के पास नहीं है। जितनी आबादी एक अस्थायी स्थिति में अकेले प्रयागराज में आने वाली है। मां गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के त्रिवेणी में संगम में स्नान करने का एक सौभाग्य प्राप्त होगा।
लोगों को वहां पर उत्तर प्रदेश को जानने, भारत को जानने, भारत की आध्यात्मिक विरासत को संतों के माध्यम से, उनके शिविर के माध्यम से, उनके अखाड़ों के माध्यम से जानने और देखने का अवसर प्राप्त होगा। वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी दी गई हैं जो पहली बार कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को देखने को मिलेगा। वहां पे अक्षय वट कॉरिडोर भी बना है, मां सरस्वती कूप का कॉरिडोर भी बना है, बड़े हनुमान जी मंदिर का कॉरिडोर बन गया है, पातालपुरी का कॉरिडोर बन गया है, महर्षि भारद्वाज कॉरिडोर बन गया है, भगवान राम और निषाद राज के मिलन की भूमि श्रृंगवेरपुर कॉरिडोर बन गया है, नाग वासुकी और ब्रह्मा जी के यज्ञ की भूमि दशाश्वमेध घाट और मंदिर के सुंदरीकरण के कार्य के साथ ही 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा का भी वहां पर एक अवसर उनके रिप्लिका के माध्यम से देखने का अवसर प्राप्त होगा। 10,000 एकड़ क्षेत्रफल में पूरा आयोजन होने जा रहा है। कल रात्रि की सूचना है 35 लाख श्रद्धालु कल रात्रि तक पहुंच चुके थे प्रयागराज में। रात्रि भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा है। कल 25 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया था। आज मेरा अनुमान है कि संख्या 35 लाख तक पहुंच गई होगी। यह अद्भुत उत्साह एक कल से प्रारंभ होने जा रहा है। तो मैं सबसे पहले आप सबको महाकुंभ आयोजन के लिए अपनी बधाई देता हूं और आपको भी समय मिलेगा तो एक बार जरूर जाइएगा, एक बार जाना चाहिए। अपने आध्यात्मिक सांस्कृतिक आयोजन का हिस्सा बनना चाहिए। रवि किशन की तरह माया मोह में मत पड़िए बहुत ज्यादा। आप देख रहे थे ना, वो यहां जमीन के दाम की चर्चा कर रहे थे। 20 लाख में अपनी जमीन लिए थे, आज 20 करोड़ रुपए उस जमीन की बोल रहे हैं वो अपना, मात्र 20 लाख में। और अपनी जमीन की कीमत बढ़ाने के लिए वे ऐसा बोल रहे थे। लेकिन अगर कभी आपको खरीदना पड़े तो 20 लाख से अधिक मत देना। तो ये आप भी प्रयागराज एक बार जरूर जाइएगा। जाइए, डुबकी लगा करके देख करके फिर सुबह जाएंगे, शाम को वापस आ जाएंगे। अब तो यहां से इंटरसिटी की भी सुविधा है, बहुत अच्छी सुविधा है, तो सुविधा का लाभ भी लेंगे। और परसों मकर संक्रांति है, खिचड़ी बाबा गोरखनाथ के धाम में जाकर के बाबा को खिचड़ी भी चढ़ाइए, खिचड़ी का प्रसाद भी पाइए और अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाइए। लगातार ये कार्यक्रम आगे बढ़ते रहेंगे। फिर 26 जनवरी की तिथि आएगी, भारत का गणतंत्र दिवस। 29 जनवरी 144 वर्ष का विशिष्ट मुहूर्त, जब भगवान सूर्य मकर राशि में होंगे, बृहस्पति वृष राशि में होगा और उस विशिष्ट मुहूर्त पर प्रयागराज में मौनी अमावस्या का आयोजन होगा। 144 वर्ष के बाद करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज में जाकर के मां गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बनेंगे। आप सबको इन सभी आयोजनों के प्रति मैं अपनी बधाई देता हूं, अभी से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। गोरखपुर महोत्सव को भव्यता के साथ आयोजित करने के लिए हृदय से साधुवाद देता हूं और मुझे विश्वास है कि महोत्सव आप सबके जीवन में इसी प्रकार की खुशहाली लाता रहे। आप सब यहां पर आए हैं, आयोजन के भागीदार तो बने ही, एग्जीबिशन को जरूर देखिएगा। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।